बोलो तो। Which of the following, which of the given compounds can exhibit tautomerism? सर टॉटोमेरिज्म क्या था ये मुझे ठीक से पता नहीं था, इसलिए मैं समझ नहीं पाई ये क्वेश्चन। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कोई और किसी को पता है तो बोलो, अदरवाइज मैं बताता हूँ। किसी को नहीं पता है? हाँ, ये सारे कौन से हैं? कीटो। हाँ सर, और मुझे लगता है अभी इनॉल कंटेंट चेक करना पड़ेगा, जिसका कम होगा उसका नहीं होगा। नहीं, ये पूछ कर रहा है कि कौन कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं। तो इनमें से कोई दो या सारे, देखो पहले में है कि सेकंड थर्ड ऐसे हैं जो टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं, या 1 2 3 तीनों ही टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं, या फर्स्ट और सेकंड, या फर्स्ट और थर्ड। सर हाँ जी, सर मुझे लगता है फर्स्ट होगा अकॉर्डिंग टू यू। चलो और बोलो। नहीं सर, फर्स्ट और सेकंड। अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू फर्स्ट एंड सेकंड। एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों बोल रहे हो आप ऐसा? सर मतलब अल्फा कम कम, ठीक है, ठीक, कंटिन्यू। सर अल्फा हाइड्रोजन जो है ना, मतलब जी। कीटो के ये डबल बॉन्ड के इस बगल वाले एक अल्फा हाइड्रोजन फर्स्ट वाले केस में सर, और सेकंड वाले केस में भी वैसा ही है सर, मतलब पूरे ऊपर एक हाइड्रोजन आयन है। एक का किस साइड बता रहे हो आप, राइट साइड या लेफ्ट साइड? सर राइट राइट साइड है। चलो बढ़िया। और कोई बोलो। यस। चलो आज सबसे ले लेते हैं इनपुट। ये श्रद्धा, फर्स्ट टाइम मैं नाम ले रहा हूँ इसका। श्रद्धा बताओ, टॉटोमेरिज्म के बारे में पता है आपको? कोई? स्नेहा? ये क्या ऑन करके छोड़ दिया क्या इन्होंने? बस आगे एंटर हो गए बस। वैभवी? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों? सर क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट बॉन्ड्स है, ओके। तो वन में मिथाइल ग्रुप से H प्लस निकाल सकते हैं, एंड 3 में भी O के डबल बॉन्ड के थ्रू हम H प्लस निकाल सकते हैं कीटो इनॉल के ट्रांजिशन के बीच। ओके, अब मतलब आपका बोलने का मतलब है, अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ, कि फर्स्ट केस में आप कहाँ से बता रहे हो अल्फा हाइड्रोजन निकालना? इन ग्रुप से। यहाँ से? हाँ। अच्छा, पहले एक बात। हाँ जी, सबसे पहले ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। ठीक है। बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट बॉन्ड्स H प्लस हम निकाल सकते हैं पहला पोजीशन से।
अभी एक बात समझो आप, जो टॉटोमेरिज्म है ना, जो हम कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए कि कीटो ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन पे, समझ रहे बात को, कीटो ग्रुप और उसके नेक्स्ट कार्बन पे नेक्स्ट कौन सा, सैचुरेटेड कार्बन, उस पे जो है क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। ये कंडीशन देखो, इसके रिस्पेक्ट में ये वाले जो हाइड्रोजन है ना, दे विल कंट्रीब्यूट, समझे, ऐसा हो जाएगा ये। सर इसके हिसाब से तो सी आंसर होना चाहिए ना। सी आंसर होना चाहिए। ये हो गया है ना। दूसरे केस में भी ऐसा है, सर तो टॉटोमेरिज्म मतलब शिफ्टिंग ऑफ एच, मतलब ऐसा होता है ना, ये इनोल बनानी है आपको कीटो से, है ना, तो ये इनोल बन गया आपका, कीटो से इनोल बन गया, ये कीटो फॉर्म थी और ये इसकी इनोल फॉर्म। इसमें भी ऐसे अल्फा हाइड्रोजन है, ये H शिफ्ट हो गया और ये अगेन वी विल गेट, पर थर्ड केस में आप देखोगे तो यहां से ये पूरा पोजीशन अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं है, इट इज मिथाइलेटेड, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। यस सर। तो ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, है ना। नो डाउट कि ऐसे आ सकता है ना, समझे, बट उसमें सर तो अनसैचुरेटेड कार्बन से जो होता है उसको टॉटोमेरिज्म नहीं कहते। नहीं बेटा, सैचुरेटेड कार्बन जैसे ये इनोल बनाना, अब इसकी कीटो फॉर्म बनानी है तो जा सकते हो आप, है ना, बट कीटो से इनोल बनाना है तो कीटो फॉर्म के जो सीओ ग्रुप है उसके बगल वाले कार्बन पे सैचुरेटेड कार्बन होना चाहिए, दिस इज द कंडीशन, ओके सर। देन टॉटोमेरिज्म टेक्स प्लेस, है ना, क्योंकि हमारे सिलेबस में मेनली कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म ही है, तो हमें यही देखना है कि सीओ के बगल में अल्फा सैचुरेटेड कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है, अगर है तो टॉटोमेरिज्म होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ओके, तो ये सी जो है वो आंसर होगा, ठीक है। 1 और 2 जो है दैट कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म, ठीक है बच्चे, सबको समझ में आ गया ये। सर पर आंसर में बी दिया हुआ है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन को ले रहा हूँ फिर ये, मतलब 1 2 तो है ही, थर्ड भी है, ये बोल रहे हो आप। जी सर। तो ये मुझे लग रहा है फिर ऐसा भी हो सकता होगा कि ये ऐसे आया, सर उन्होंने लिखा है कि थर्ड कंपाउंड में गामा अल्फा पार्टिसिपेट। हाँ वैसे तो ये अल्फा बीटा और ये गामा, है ना, तो ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो गया, मतलब टॉटोमेरिज्म एक्सटेंडेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो तो उसमें गामा पार्टिसिपेशन हो जाता होगा, यही मतलब हुआ इसका ना। तो उस केस में फिर मतलब गामा हाइड्रोजन जाके वहां लगेगी, है ना, ये
देखो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये ऐसे रहेंगे और ये OH। यस अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो तो गामा हाइड्रोजन भी पार्टिसिपेट कर सकता है ना। अदरवाइज जनरली टॉटोमेरिज्म में हम अल्फा हाइड्रोजन ही देखते हैं, है ना। बट यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, सारी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ही है ये। है ना, तो इसका मतलब गामा हाइड्रोजन कैन पार्टिसिपेट। बट अगर अल्फा हाइड्रोजन ही अवेलेबल है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे अल्फा पे जो है ब्लॉकेज थी, है ना, तो फिर गामा पे जाना पड़ा हमें, और गामा पे भी टॉटोमेरिज्म हो जाती होगी। दिस इज ऑल्सो न्यू फॉर मी, बट एनी हाउ यू कैन नोट कि अगर तो सैचुरेटेड कार्बन जो है, नेक्स्ट कार्बन जो सैचुरेटेड हो कीटो ग्रुप के, जिसको अल्फा कार्बन बोलते हैं हम, उस पे अगर हाइड्रोजन हो तो टॉटोमेरिज्म होगा ही। अगर CO के बगल वाले कार्बन पे अल्फा बीटा अनसैचुरेशन हो तो गामा हाइड्रोजन सैचुरेटेड कार्बन, गामा अगर सैचुरेटेड हो तो वो भी टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, डन। चलो, इट ऑल्सो ऐड टू माई नॉलेज और एज वेल एज आपके भी नॉलेज में ये ऐड हो गया बात। ओके, क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इन कंपाउंड्स में अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन का केस आ गया अब। सर हाँ जी बेटा। सर मैंने अभी गूगल पे सर्च किया कि गामा अल्फा का हाँ, हो सकता है क्या, तो गूगल पे ये आया कि गामा हाइड्रोजन कैन पार्टिसिपेट इन टॉटोमेरिज्म इफ इट अलाउज फॉर द formation of a conjugated system or a particularly stable structure like an aromatic ring. नहीं, कॉन्जुगेटेड बोल दी ना उसने, जरूरी नहीं है कि यहाँ कॉन्जुगेशन तो हो ही रही ना बच्चे। ये CO ये CO तो कॉन्जुगेशन हो गई ना, समझे आप। एरोमेटिक रिंग नहीं बन रहा है बट एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन तो हो ही रही है ना, है ना। Yes. तो ये कॉन्जुगेशन हो या एरोमेटिक रिंग हो, इसका मतलब तब भी वो हो जाएगा ना। सर पाई सिग्मा बाय पाई। हाँ, जैसे उसका बोलने का मतलब पता क्या था, ये वाला सोच रहा होगा वो, जैसे ये है मान लिया, ये है, ठीक है। अब इसमें आ गया ये देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, और ये हाइड्रोजन हो गए गामा। इसके लिए हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ तो आ जा तू ऑनलाइन। हाँ, मैं किसी दूसरे बच्चे के डाउट ले रहा हूँ, तेरे पेंडिंग ही है वैसे ही, है ना। जैनिल को भी बोलो, जैनिल क्यों नहीं आ रहा है, एक बार फ़ोन कर लेना। ठीक है, ठीक, ओके, तू आ जा 8 बजे, कोई चक्कर नहीं, तेरे डाउट भी ले लूँगा मैं, है ना। ओके, ठीक ठीक। ओके बेटा, तो इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है कि ये तो एरोमेटिक बन रहा है पूरा, तो इसमें भी वो गामा कॉन्जुगेशन हो गया ना। इसकी बात कर रहा था वो। ओके, अब हाइपर कॉन्जुगेशन में भी सेम केस है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू number of alpha hydrogens. The number of hyperconjugated structures is direct equal to number of alpha hydrogens. पर कौन से अल्फा हाइड्रोजन,
अल्फा हाइड्रोजन ऑन सैचुरेटेड कार्बन। तो अब देखो ये फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल के बगल में इस साइड तो ये सैचुरेटेड कार्बन है बट उस पे हाइड्रोजन नहीं है, इस साइड ब्लॉक हो गया, इस साइड तो अनसैचुरेटेड है, इसका मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। दूसरे पे आ जाओ तो वो भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। तीसरे की बात करते हैं तो इसके यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन इज एप्लीकेबल, तो इसका मतलब ओनली थर्ड जो है उस पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, पहले और दूसरे में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगी। Yes. ठीक है, तो इसमें सिंपल सा फंडा है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए सैचुरेटेड कार्बन पे, जैसे उसका था वैसा ही इसमें भी होता है। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स showing hyperconjugation involving CH bonds for the following carbocation is। तो देखो ये अल्फा हाइड्रोजन्स, ये अल्फा हाइड्रोजन्स, ये भी अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? कितने? 6 हो गए ना, 3 + 2 और इधर 1, तो 6 होना चाहिए। क्या आंसर है बच्चे? एक मिनट। यस सर 6 ही है। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे। ओके। करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग स्पीशीज। अब इसमें देखो फर्स्ट केस में आप देखोगे तो ये अल्फा हाइड्रोजन्स, सर जी बेटा, सर 56 का बी है। 56 का सिग्मा पी, यस सिग्मा पी कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन होता है सिग्मा पाई या सिग्मा पी बोलते हैं हम, है ना, कॉन्जुगेशन होता है। तो करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग स्पीशीज, तो इसमें देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन्स और एक प्लस आर इफेक्ट पहले केस में। अगर दूसरे की बात करें तो ये CH2 CH5 अल्फा हाइड्रोजन्स, इसकी बात करें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन्स और साथ में प्लस आर इफेक्ट। इसकी बात करें तो ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो देखो हमें जब भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है तो एक तो प्लस आर उसको स्टेबलाइज करता है और हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज करता है, प्लस आई स्टेबलाइज करता है। बट जब आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन है तो प्लस आई देखने की जरूरत ही नहीं है, आप हाइपर कॉन्जुगेशन पे को इंपॉर्टेंस दोगे। तो अब बताओ कौन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा? तो सबसे ज्यादा तो 1 करेगा, उसके बाद 2 आएगा या 3 आएगा? 3 आएगा ना बच्चे, क्योंकि उसमें प्लस आर आ गया। रेजोनेंस इज ऑलवेज डोमिनेटिंग ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन। सर तो 2 के अल्फा हाइड्रोजन 3 से ज्यादा होने के नहीं, जब अगर रेजोनेंस आ गया ना तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन का कोई मतलब नहीं रहता है। रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन इट इज इंडक्टिव, है ना।
तो कुल मिला के फर्स्ट के बाद थर्ड आना चाहिए, और बस तो फिर तो बाकी तो पता ही है, सेकंड और फोर्थ। तो डी ऑप्शन इज, हाँ जी, डी ऑप्शन वो ही बोला। हाँ डी ऑप्शन, ठीक है। Yes. ओके, तो ये है आपके अ, ये बाकी तो ये लड़के के डाउट है, इसको लेते हैं हम। आप लोगों से किसी और के कोई डाउट हैं? रुको मैं एक बुक लेके आता हूँ, को उसमें से कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। सर आपको सेंड किया है। वेरी गुड, रुको जरा मैं which of the following cyclic amine has lowest delta G for inversion? किस कंटेक्स्ट में है ये?
स्टार भी लगाया है, मतलब क्वेश्चन के साथ वो भी है कुछ पैराग्राफ। नहीं सर। अच्छा, साइक्लिक अमीन हैज लोएस्ट, सर ये ग्रुप्स क्या है आपके? क्या बोल रहे हो? ये ग्रुप्स क्या है आपके? गिव्स फ्री एनर्जी, पर ये लगाया तो गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हो गई शायद, क्योंकि हाँ सर। यहाँ से आपने लिया है ना क्वेश्चन, उस कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन बना है, मतलब क्योंकि कहीं आया नहीं है ना, तो क्वेश्चन क्या है तो ऐसे बना देते हैं लोग, है ना, जो चैप्टर चल रहा होता है उसके रिस्पेक्ट में बनाया होता है। अब आपने एक क्वेश्चन वहाँ से उठा लिया बीच में से, है ना, वो कॉन्टेक्स्ट कहाँ से चल रहा है ना। चलो एक मिनट, तो सारे ही सिर्फ इनका डिफरेंस आएगा ना। एक में टर्शरी ब्यूटाइल है, एक में CH3 के साथ ME, ये क्या है, ये CH2 है, मतलब इथाइल भी होगा। ये CH2 होगा। कौन से बुक से लिया बेटा? हाँ सर, MS चौहान में गलतियां हैं, गलतियां कहीं भी हो सकती हैं, अदरवाइज मतलब MS चौहान इज स्टैंडर्ड बुक, तो गलती करते नहीं है। पर अब ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लिक अमीन हैज लोएस्ट डेल्टा G फॉर इन्वर्जन? फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ही लिखा है। हाँ सर, वो मैं सर्च किया तो वही है नोटेशन उसके लिए, एक्टिवेशन की। है ना, हाँ सर, गूगल पे भी दिखा रहा है। तो अगर हम इन्वर्जन की बात करें तो जो स्मॉलेस्ट ग्रुप होगा उसमें एक्टिवेशन एनर्जी मतलब एक्टिवेशन एनर्जी मतलब देखो ना, रेट ऑफ रिएक्शन जैसे होता है ना, अगर किसी रिएक्शन के लिए फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है, इसका मतलब उसका रेट फास्ट है, रेट ऑफ इन्वर्जन फास्ट होगा, है ना। तो हम इसको ना उस कंटेक्स्ट में ले जाते हैं, SN2 के कंटेक्स्ट में, है ना। तो हाँ बेटा, हाँ ओहो, रुक रुक मैं ले ज्वाइन हो गया, आ गया ना, ठीक है ठीक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सर मेरा एक डाउट था इसमें छोटा सा। वेरी गुड यार, एक मिनट रुक जा जरा, मैं इस एक किसी बच्चे का डाउट है, देन आई विल टेक अप, है ना। यस श्योर। तो देखो, जो स्मॉलर ग्रुप होगा ना उसका इन्वर्जन फास्ट होगा, तो इसका मतलब मैं ए के साथ जाऊंगा। आंसर क्या है? सर सी है। क्या क्या एक्सप्लेनेशन क्या दिया है? सर इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। एक्चुअली जो जितना स्मॉलर ग्रुप होगा ना उसका फ्लिपिंग उतना फास्ट होगा, है ना। पर फिर भी अगर आंसर अलग है तो मैं इस पे आऊँगा फिर बाद में, है ना। हाँ जी, ऐसा मैंने पहले भी क्वेश्चन किया था, हाँ तो जी, मैंने थियरी पढ़ा था थोड़ा। हाँ। तो मतलब जब नाइट्रोजन का लोन पेयर स्टेट में होता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर, तब वो नाइट्रोजन का लोन पेयर जब इन्वर्जन करते वक्त ट्रांजिशन स्टेट में होता है, हाँ तो पूरा मतलब फ्लैट हो जाता है पूरा मॉलिक्यूल। हाँ हाँ मतलब जो पी ऑर्बिटल है ना, वो जी, आधा ही होता है, आधा ही फिल होता है हाँ लोन हाँ पेयर की वजह से। हाँ हाँ मतलब नाइट्रोजन sp2 बन जाता है।
ओके इससे कुछ तो कनेक्ट है। ओके, चलो मैं इसको ना कल ले लूँगा, ठीक है। हाँ सर, मुझे भी थोड़ा इसमें doubt है। ओके, विच हैज़ मैक्सिमम डाइपोल। तो मैक्सिमम डाइपोल सी होना चाहिए। हाँ सर, सी है, बट उसका रीजन रीज़न ये है कि ये एरोमेटिक है। देखो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट भी हो जाता है तब भी ये एरोमेटिक ही रहता है, तो ये इस फॉर्म में ज़्यादा रह सकता है। एरोमेटिक रिंग की डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होती है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, पर यहाँ पे ओ नेगेटिव और सी ओ पॉजिटिव के बावजूद भी वो एरोमेटिक ही है, देखो, है ना। तो वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है ना, ज़्यादा देर तक रह सकता है, कंप्लीट पॉजिटिव आ सकता है इसके ऊपर। यस सर, तो पोलर बनने की वजह से उसकी हाँ डाइपोल मोमेंट हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और वो फिर भी एरोमेटिक है रिंग, है ना। आदि पहले ये एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक पता है आपको? सर बेसिक पता है, मैंने आज ये थोड़ा इसमें सर्च किया था कि मुझे थोड़ा डाउट आ रहा था कि कैसे निकालते हैं कि एरोमेटिक कैसे होता है, तो उसमें कंडीशंस थी बट वो समझ नहीं आया मुझे, 4n+2 समथिंग करके। हाँ, तो एक बार बट ये मैं, पता है कि डिवाइडेड होते हैं कैटेगरी में। चलो एक बार मैं सबको बता देता हूँ कि एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं, एक तो दे आर, बोलो, लीस्ट स्टेबल के मोस्ट स्टेबल? कॉन्जुगेटेड इन प्लेनर। मोस्ट स्टेबल। हाँ, मोस्ट Most स्टेबल, है ना। और जो एंटी एरोमेटिक होते हैं, हाँ, दे आर लीस्ट स्टेबल। और उसके अलावा जो है, मतलब इसका मतलब ऑर्डर ये होगा, एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम हाँ नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम होंगे एंटी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक पहचाने कैसे? तो पहला तो एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? प्लेनर। प्लेनर मतलब जितने भी रिंग में कार्बन है वो सारे क्या होने चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, है ना। और दूसरी कंडीशन क्या है? रिंग तो होना ही चाहिए, हाँ, साइक्लिक तो होना ही चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। और साइक्लिक में जितने भी कार्बन है, जितने भी कार्बन का है, जितने भी एटम है, चाहे वो कार्बन हो, हेट्रो एटम भी हो सकता है ना, वो सारे क्या होने चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होने चाहिए? 4n+2, n में भी 0 1 2 3 सो ऑन। तो जैसे हम बात करते हैं कि सर कॉन्जुगेटेड भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्जुगेटेड नहीं लिखा, मतलब प्लेनर हो गया तो वो कॉन्जुगेटेड ही हो गया ना बच्चे। ये जो है ना, सारे कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज है तो वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम ही बनेगा, है ना। जैसे ये कम, हाँ बेटा, जैसे मैं लिखता हूँ, ये साइकिल है ना, इस साइकिल में सारे कार्बन कैसे हैं? हाइब्रिडाइजेशन क्या है कार्बन की? sp3। हाँ, sp3। तो ये तो पहली कंडीशन ही फेल होगी, साइकिल तो बना पर प्लेनर नहीं हुआ, है ना। मैंने क्या किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, अब क्या हुआ? प्लेनर होगा sp2 की वजह से।
ये मॉलिक्यूल ये प्लेनर हो गया। नो सर, 2 sp2 है पर फिर भी अभी sp3 है। हाँ देखो ये sp2 है 2, बट ये क्या है sp3 sp3 ये तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ना सिर्फ, अभी भी नहीं हुआ। अब मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, अब बन गई बात, कार्बोकेटायन बन गया ना। और आपने पढ़ा है कि कार्बोकेटायन कैसा होता है, sp2। अब देखो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि साइक्लिक है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, और तीसरी कंडीशन जो है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की, वो कितने हो गए 2 पाई, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4n+2 रूल फॉलो हो रहा है। ये कब होगा 2, n 0 पुट कर दो, सही है। और सर n का n कोई भी नंबर बचे, n मैंने 0 रख दिया है ना, n 1 भी रख सकता हूं। अब मैं ओके ये बताओ इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 sp3 sp3। अब मैंने करवाया हुआ है ये, अब बताओ क्यों उसको sp3 बोला आपने, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड थे, 1 लोन पेयर था, राइट, इसलिए बोला ना। अब बोलो, अब बोलो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, सर sp2 sp2 2 तो सर अब नहीं sp3 होगी। ओके तो sp2 होगी या sp3 होगी, सर sp2 होगा क्योंकि रेजोनेंस की वजह से sp3 मेंटेन होगा। तो बेटा देखो इस बात को समझो ना अच्छे से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी ऐसे पाई बॉन्ड हो और पाई बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे लोन पेयर हो, तो वो लोन पेयर जो है दैट इज द पार्ट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इफ लोन पेयर, मैं लिख देता हूं, इज इन, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। हाँ कॉन्जुगेशन पूछ रहे थे ना, कॉन्जुगेशन का मतलब है कि दो पाई बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो, या एक पाई बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में सिग्मा बॉन्ड हो, या एक पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तो उसको हम बोलते हैं कि एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। इफ लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, then lone pair is a part of pi electron system. Lone pair is a part of pi electron system. ठीक है, समझे। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं मामी, मैं ना क्लास आ लिया था, अच्छा ठीक है ना, करगा मेरे फोन प्यागा करगा है ना, ठीक है हाँ जी।
तो देखो, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें बताओ? यस, याद रखना, क्योंकि अब ये लोन पेयर जो है वो लोन पेयर नहीं है, ये पाई बॉन्ड का पार्ट है। अगर पूछेंगे इसमें लोन पेयर कितने हैं तो हम बोलेंगे 0। इस मॉलिक्यूल में लोन पेयर कितने हैं तो कितने हैं? 0। समझ गए? तो अब मैं ऐसे ही ये बनाता हूं, लो, ये डबल बॉन्ड मैंने लोन पे लगा दी। अब बताओ इसमें कौन कौन सी कंडीशंस हैं? मॉलिक्यूल साइक्लिक है कि नहीं? कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या है बोलो? sp2 सारे sp2 सर एक एसपी3 होगा ना ऊपर वाला। यार बेटा, मैंने अभी तो समझाया कि जब लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो, ऐसा है कि नहीं? ये लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो लोन पेयर किसका पार्ट हो जाएगा अब? हाँ सर। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने, आधारित कितने हैं? सर 3। ये पेयर नहीं दिख रहा तुझे? यस सर। 4 हो गए, 4। सॉरी सॉरी सर। एक पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन और ये लोन पेयर पूरा, पेयर पूरा ना? सर मैं उसको गलती से 1 समझ गया था। नहीं नहीं, 4। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसने फॉलो किया 4n पाई रूल। अगर 4n+2 होता है, बाकी सारे सेम, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, वो तीनों कंडीशन सेम, बट इंस्टेड ऑफ 4n+2 कितने हैं? ये तीनों कंडीशन सेम, बट लास्ट कंडीशन जो है वो 4n+2 की जगह 4n पाई है, तो उसको हम बोलते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसका मतलब ये है कि ये मॉलिक्यूल जो है वो एंटी एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक। ठीक है? वैसे ही अगर बताओ ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है? एंटी एरोमेटिक। ये भी एंटी एरोमेटिक हुआ। अच्छा इसमें एक बार बता सकते हो कैसे वो एंटी एरोमेटिक? देखो सारे एक तो रिंग है ना, साइक्लिक है, सारे कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 है ना? इससे और ये पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड है ना, पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स के बीच में भी सिंगल बॉन्ड, तो सारा सिस्टम कॉन्जुगेटेड हो गया ना ये। और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सर 4। तो 4n पाई रूल फॉलो किया ना इसने, यस सर। तो एंटी एरोमेटिक। व्हाट अबाउट दिस? 6 5। हाँ, सेम साइक्लिक है, प्लेनर है, क्योंकि जो लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो वो sp2 कर दिया उसने। और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2+2 और एक लोन पेयर वाले पाई इलेक्ट्रॉन, तो वो लोन पेयर नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन का पार्ट ही है ना, अभी लिखवाया मैंने।
तो इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एरोमेटिक हो गया। सर जो 4 बाय n वाला फॉर्मूला होता है जी, उसमें n क्या होता है? एनी नंबर 1 2 3 4, Yes. और 4n + 2 में n = 0 1 2 3 4। Yes. What about this? Non-aromatic. हम्म तो सब में sp2 नहीं है। हम्म यहाँ तक ये कॉन्जुगेटेड है, बट ये दोनों कार्बन जो हैं वो क्या हैं? sp3, तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया क्योंकि नॉन प्लेनर है। कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं उनमें से तो वो नॉन एरोमेटिक है। बट यू नो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। बेंजीन रिंग एरोमेटिक है, इसको बोलते हैं पाइरोल। बताओ, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है? एरोमेटिक। Aromatic. है ना, क्योंकि अब लोन पेयर अगेन कॉन्जुगेशन में है, अगेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। सर ये प्लेनर होगा? प्लेनर ही होगा ना बच्चे, क्योंकि लोन पेयर पाई बॉन्ड का पार्ट हो गया। नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या हो गई? sp2 हो गई। अब देखो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर कितने हैं? बट कॉन्जुगेशन में एक ही होगा। अब इसमें ये दोनों लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में दिख रहे हैं, बट एक लोन पेयर अगर कॉन्जुगेशन में जाएगा ना जैसे ही, तो दूसरा तो पाई बॉन्ड के साथ हो गया लोन पेयर। समझे? इसलिए दो में से एक लोन पेयर जो है दैट इज इन कॉन्जुगेशन। ओके, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें भी? 6। दिस इज फ्यूरान। Excuse me sir. जी बेटा। सर ये पायरोल, फ्यूरान वगैरह, ट्रोपोन वगैरह हैं सर, इनके जो नेम्स हैं कुछ नॉमेनक्लेचर के साथ? नहीं नहीं बेटा, ये जो है ना कॉमन नेम्स हैं दैट यू शुड रिमेंबर। ज्यादा नहीं है, 4-5 ही है हमारे सिलेबस में, Yes, sir. है ना। व्हाट अबाउट दिस? अगेन एरोमेटिक, है ना। अब अगर इन तीनों को कंपेयर करें तो किसकी एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा होगी? Okay. क्यों? उसकी सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है तो लोन पेयर पार्ट ही नहीं कर, ज्यादा जल्दी पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा कॉन्जुगेशन में। लोन पेयर देना पड़ रहा है ना, कॉन्जुगेशन के लिए क्या करना पड़ रहा है? लोन पेयर, यस। थायो, अगर इन तीनों को मैं 1 2 3 कर दूं तो सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी होगी थर्ड की, एरोमेटिक कैरेक्टर। उससे कम फर्स्ट और सबसे कम सेकंड। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी। तो सर इसका रीजन बता। से क्योंकि एक्चुअली हम बोल रहे हैं कि ये जो लोन पेयर है इट इज अ पार्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब ये लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पार्ट कब बनेगा? जब ये लोन पेयर को छोड़ेगा। ये जो एटम है जिसके ऊपर लोन पेयर बना रहे हैं हम, वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तभी तो एरोमेटिसिटी पिक्चर में आएगी।
तो कौन सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, दैट विल कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स एरोमेटिसिटी? यस, कौन इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये देखना है आपको। तो दैट इज सल्फर। Sir, first, नाइट्रोजन और सल्फर में सल्फर कैन लूज और डोनेट इलेक्ट्रॉन गिव ड्यू टू लार्जर साइज एंड लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, है ना? yes. इसलिए थायोफिन सबसे पहले आएगा, उसके बाद पायरो और नाइट्रोजन तो एक ही पीरियड के मेंबर हैं, तो नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव देन ऑक्सीजन, राइट? अब देखो वैसे ही Yes. इस एरोमेटिक के करेक्टर के बेस पे ही आप ये भी देख सकते हो, देखो ये क्या है, ये एक pyridine है, दिस इज pyridine, दिस इज आल्सो एरोमेटिक। ये pyridine है और ये इसको, इसमें सारे हाइड्रोजन आ गए ना, इसको पिप्रिडीन बोलते हैं। पर नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इन दोनों में पूछे कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सॉरी कौन ज़्यादा बेसिक है, तो कौन सा बताओगे आप? क्यों? इसमें भी नहीं हो रहा रेजोनेंस बच्चे। लोन पेयर इज नॉट इन कॉन्जुगेशन, लोन पेयर इज इंटैक्ट। Here also nitrogen lone pair is intact. Some other reason is there. ये जो नाइट्रोजन है इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाएगी। लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, पर इसमें नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसमें नाइट्रोजन sp3। तो जो नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। तो ये लोन पेयर को पकड़ के रखेगा। बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? एक तो बेस क्या होता है जो OH नेगेटिव देता है। लुईस बेस क्या होता है? व्हाट इज लुईस बेस? जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। तो लुईस एसिड क्या होता है फिर? Donates electrons. बेटा लुईस बेस होता है इलेक्ट्रॉन डोनर। अमोनिया लुईस बेस है बिकॉज इट इज अ लोन पेयर डोनर। BF3 लुईस एसिड है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। आपने ये क्वेश्चन भी किया है कि BF3 और ये एडक्ट बनाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का चेंज। तो बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। हाँ, ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये बोरोन sp2 है, ये sp3 है। बट जब ये बॉन्ड बना लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, तो ऐसे अडक्ट बना लेते हैं और इसमें बोरोन भी sp3 हो जाता है, नाइट्रोजन भी sp3। ये केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चन है। केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है आपका क्लास 11 में, उसमें ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन व्हेन BF3 एंड NH3 फॉर्म एन एडक्ट। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो BF3 इज अ लुईस एसिड। लुईस एसिड इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर।
और NH3 इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। समझे? ओके, चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, मैच के ए। अब ये के ए क्या होता है? Ionization constant. डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक करेक्टर। अब देखो ये सारे ही बेंजोइक एसिड्स हैं। ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था आपको कि स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड is directly proportional to ease to release H plus ion, directly proportional to stability of, क्योंकि H plus निकलेगा तो क्या बनेगा? एनायन। अब बताओ जो एनायन है उसको स्टेबलाइज कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? यस, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है। मतलब -I ग्रुप हो या -R वाला ग्रुप हो, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, मतलब जिसका +I इफेक्ट होगा या हाइपर कॉन्जुगेशन होगी या -+R वाला ग्रुप होगा, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। अब मैं जिसको पूछूंगा वही आंसर करेगा, ठीक है? मिथाइल पे आते हैं। राज से मिथाइल का कौन सा इफेक्ट है? ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या विड्रॉइंग ग्रुप है? Sir, electron releasing. यस, इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये ड्यू टू कौन सा इफेक्ट? ड्यू टू ओनली +I, +I और हाइपर कॉन्जुगेशन। CH सिग्मा बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड ना, तो हम क्या बोलते हैं उसको? हाइपर कॉन्जुगेशन। कब कब होती है हाइपर कॉन्जुगेशन? जब CH सिग्मा बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में हो, या CH सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में हो, या CH सिग्मा बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन के कॉन्जुगेशन में हो। ये 3 केस होते हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन होती है। और एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा, सर R plus R इफेक्ट के लिए लोन पेयर मैंने बोला था, सिंगल इलेक्ट्रॉन से भी काम चल सकता है। लोन पेयर। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन से नहीं। एक इलेक्ट्रॉन से काम नहीं चलेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट माना जाता है। यस सर। ठीक है, रेजोनेंस तो हो जाएगी उससे भी, है ना, बट वो जो सर जैसे CH3 में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, किसमें? CH3 नहीं बेटा, एक इलेक्ट्रॉन कैसे बचेगा? जब ये CH3 है आपके पास, समझना होगा क्या, अगर इसके आगे डबल बॉन्ड है तो ये ऐसा होगा, फिर ऐसे ये H पे पॉजिटिव आ जाएगा। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, आपने सुना होगा ना। ऐसा हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन बचता नहीं है इसके बाद, इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया पूरा आगे, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन हो गया। ये सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड बन गया ना, तो इसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं।
और H और C के बीच में H प्लस और C के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, बट H प्लस यहाँ से मूव नहीं करता कहीं भी, तो इसलिए इसको और क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, सर H प्लस मूव क्यों नहीं करता? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, ये ऐसा हो जाता है, ये जो C और H के बीच में ये वाला बॉन्ड है ना, वो ये इस तरह से आपस में बॉन्ड बना लेते हैं सारे, मतलब कंबाइन हो जाते हैं सारे। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है ना, और CH और CH2 ये सारे ये पूरे आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, है ना, तो ये मूव नहीं कर पाता वहाँ से। पाई बॉन्ड तो बन जाता है, अनहाइब्रिडाइज हो जाता है वो, बट वो उसको रिमूव नहीं कर पाते वहाँ से। ओके, तो 3 कंडीशन क्लियर हो गई, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। व्हाट अबाउट Cl? एक मिनट, व्योम बताओ। माइनस आई लगेगा प्लस आ लगेगा। अच्छा, लोन पेयर है इसलिए प्लस R इफेक्ट है, बट एट द सेम टाइम इंडक्टिव में इंडक्टिव दिस इज द एक्सेप्शन ओनली, कि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस पे भारी पड़ जाता है। दिस इज द ओनली केस दैट इज हेलोजेंस। तो ये ओवरऑल क्लोरीन कैसा ग्रुप है? हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। अब मैं यहाँ रेजोनेंस का नाम नहीं ले रहा हूँ, है ना, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो डोमिनेट करता है उसी को लिखते हैं हम। ओके, अब एक मिनट, ये श्रद्धा है, हेलो श्रद्धा, yes बच्चा बताओ OMe का कौन सा इफेक्ट होगा? पहले तो O पे देयर इज अ लोन पेयर, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर कौन सा इफेक्ट होगा? नहीं, चलो सानवी। सर डोनेटिंग हाँ, पर कौन सा इफेक्ट, प्लस R माइनस R प्लस आई माइनस आई? सर प्लस आई लोन पेयर की वजह से इफेक्ट होता है बच्चा। यस, कोई ऐड करना चाहेगा? सर प्लस आर यस, इट इज प्लस R। याद रखना, लोन पेयर अगर कॉन्जुगेशन में है तो दैट विल शो प्लस R इफेक्ट। अब इंडक्टिव कौन सा होगा, प्लस आई या माइनस आई? माइनस आई। बट हैलोजेंस के अलावा सब में रेजोनेंस डोमिनेट करता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ड्यू टू प्लस R इफेक्ट। अब इसमें हमने किसका नाम नहीं लिया, इंडक्टिव का। ओके, NO2 जो है ना, तो माइनस आर, यस इट इज माइनस R। एंड व्हाट अबाउट इंडक्टिव? माइनस आई।
हाँ माइनस आर भी है माइनस आई भी है, तो इट इज़ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, और हम बोलेंगे ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट। हाँ बेटा कोई साकेत आप बोल रहे थे? सर जो ये है मतलब मिथॉक्सी ग्रुप जो है जी वो मतलब मेरे पास जो एक लिस्ट है तो उसमें ये प्लस आई लिख दिया है। प्लस आई गलत लिखा है, फिर गलत लिखा है बच्चे, इट इज़ ऑलवेज माइनस आई, क्योंकि हाँ जी सर ये मिथॉक्सी ग्रुप है वो मेटा पे होगा तो उसका माइनस आई डोमिनेटिंग होगा। माइनस आई, वहाँ रेजोनेंस होता ही नहीं है ना, मेटा पे रेजोनेंस इज नॉट टेकिंग प्लेस, रेजोनेंस ऑर्थो और पैरा पे ही होता है। और सर ये साकेत ने कहा ना कि मिथॉक्सी ग्रुप प्लस आई शो करते हैं, सर मैंने भी एक रेफरेंस में पढ़ा है सर। मिथॉक्सी प्लस आई शो करता है? सर वो एक एलिन की इसमें दिया है। यार मैंने ऐसा अगर लिखा है तो भाई इतने बड़े इंस्टीट्यूट से गलत नहीं लिखा होगा, बट ऐसा कभी मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, किसी रेफरेंस बुक में लिखा है ऐसा? ये एमएस चौहान पढ़ी है इसके पास मतलब। सर मेटा पोजीशन में, हाँ जी सर मेटा पोजीशन में मेटा पोजीशन में माइनस आई शो करता है वो, प्लस आई पता नहीं कैसे लिख दिया कहाँ पे, सर गूगल पे भी प्लस आई लिखा है। प्लस आई द OCH3 group has plus I effect। मैं भी गूगल कर लेता हूँ। OCH3 सर एक जगह लिखा है पॉजिटिव, एक जगह लिखा है माइनस है। यार पता नहीं किस तरह से लिखा है, एक्चुअली ओवरऑल वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना, बट आपको माइनस आई ही लिखना है ना। पता नहीं किस बिहाफ पे उसने लिखा है, मुझे सर मैक्सिमम जगह तो माइनस आई इफेक्ट ही मिला। माइनस आई ही है, पता नहीं क्यों ऐसा लिखा होगा, आई डोंट नो। सर एक जगह पर ऐसा भी है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो लोन पेयर है तो वो प्लस आर शो करेगा ना, प्लस आई थोड़ी, लोन पेयर प्लस आर के लिए है ना, लोन पेयर है तो प्लस आर शो करेगा, ओवरऑल वो प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है ना, बट इंडक्टिव तो माइनस आई रहेगा, क्योंकि आपको उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है सिर्फ, और दैट इज ऑपरेटिंग इन सिग्मा बॉन्ड्स ओनली। ओके, तो ओवरऑल अभी के प्रेजेंट डिस्कशन में हम इसको माइनस आई ही रख रहे हैं, एक्चुअली माइनस आई ही होता है, क्योंकि मैंने जितनी भी बुक्स आज तक पढ़ी हैं उनमें माइनस आई ही है और माइनस आई ही होगा, क्योंकि लॉजिक भी लगाओ ना आप कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखना है आपको, ठीक है, तो कार्बन से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए माइनस आई। ओके, तो इस डिस्कशन को रखते हैं ऐसे ही, है ना, आप फिर भी चेक कर लेना, रेफरेंस बुक में चेक करना, बस अच्छी जो रेफरेंस बुक्स है ना, प्रदीप में भी चेक कर सकते हो, या प्रदीप के अलावा आप प्रदीप, दिनेश, एमएस इसके पास है, ओ नेगेटिव है ना, जैसे
तो वो शो करता है प्लस आई, है ना, क्योंकि इस पे कंप्लीट नेगेटिव है, तो ये इसके पास कोई चांस ही नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, तो वो तो देगा ही देगा। इवन COO नेगेटिव भी प्लस आई शो करता है, बट कंप्लीट नेगेटिव है इस वजह से, है ना। ओके, चलो, तो अब हम इनको डिस्कशन को यहाँ पे रखते हैं, और अब बताओ कि एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी? सर ई का टी से मैच होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उनको लिख लेते हैं जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जो ज़्यादा एसिडिक हैं। बताओ कौन कौन से ज़्यादा एसिडिक हैं बेंजोइक एसिड से? बेंजोइक एसिड से कौन से ज़्यादा एसिडिक हैं? आर और एस। आर और एस या आर और टी? क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं ना, तो आर और टी इज मोर एसिडिक देन पी। और रिलीजिंग ग्रुप्स क्यू और एस, ये ऑर्डर हो गया पहले तो। अब आर और टी में विच वन इज मोर एसिडिक? टी, वेरी गुड, क्योंकि टी नाइट्रो इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देन क्लोरो, तो टी, सर उसमें दोनों माइनस आर और माइनस आई लग रहे हैं। यस यस, हाँ, इसलिए माइनस आर इफेक्ट ऑफ, सॉरी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ NO2 इज मोर देन क्लोरीन। चलो, ये हो गया। और आर और एस में विच वन इज मोर एसिडिक? क्यू और एस में? सर एस। एस इज मोर एसिडिक? नो सर, सबसे कम होगा। सबसे कम होगा ना, क्योंकि रिलीजिंग इफेक्ट किसका ज्यादा है? यस सर, रिलीजिंग इफेक्ट प्लस आर से एस का ज्यादा होगा। हाँ, इसलिए, और सबसे कम आएगा, तो ये ऑर्डर है ना। तो इसका मतलब कि Ka वैल्यू टी की सबसे ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा Ka वैल्यू किसकी है? ई की, है ना। तो ई का टी के साथ कनेक्शन हो जाएगा, ऐसे मैच होगा। उससे कम आर, तो डी का आर के साथ। डी का आर के साथ हो जाएगा। उसके बाद पी आएगा, तो सी का पी के साथ हो जाएगा। फिर क्यू आएगा, तो बी का क्यू के साथ हो जाएगा, और ए का एस। एस के साथ होगा, ठीक है ना। तो ये मैचिंग होगी, ठीक है। क्या नाम है, व्योम? तो ये आपके पास ऑर्डर हो गया, ठीक है। चलो, अभी ये क्वेश्चन करते हैं। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो पहले तो बेंजोइक एसिड बना लो। ये बेंजोइक एसिड है, और एक बार पैरा पे हाइड्रोक्सी लगा दिया, सर ऑर्थो का ज्यादा होगा ना ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है ना। पैरा में क्या हो रहा है बच्चा? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। सर ऑप्शन ए आएगा। सर इंटरमॉलिक्यूलर होगा तो कम होगा ना वो। बिल्कुल,
देखो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएशन बढ़ती है। सर H का H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी? एच का एच के साथ कहाँ हूँ? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे है ना। तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हाई। और यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने से जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि वो दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है तो एसोसिएशन नहीं हो रही है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? लो। तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज लोअर बॉइलिंग पॉइंट गलत है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 पे जाते हैं। सर तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सही है। तो ऑप्शन डी पे जाएंगे हम, सही है। यस सर। इसी के बेस पे एक क्वेश्चन आता है ना कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ये फिनोल है और ये ऑर्थो पे नाइट्रो है, तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? लो। तो ये बन जाएगा मोर वोलेटाइल। क्या हो जाएगा ये? मोर वोलेटाइल। और वैसे ही पैरानाइट्रोफिनोल है तो उसमें तो हो जाएगी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा? हाई बॉइलिंग पॉइंट, लेस वोलेटाइल। और मोर वोलेटाइल, तो ये क्या, ये ऐसा लिखता है वो कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो है स्टीम वोलेटाइल, मतलब स्टीम के साथ वेपर बना देता है ये। तो कि वाई इट इज मोर स्टीम वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनोल, तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और इंटर से बढ़ता है। चलो अब इधर बात करते हैं। तो देखो फर्स्ट वाला जो केस है ना, उसमें तो 2 नाइट्रोजन है जिन पे लोन पेयर है। तो देखो इसलिए मुझे लगता है फर्स्ट तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना है। तो अगर ये रेजोनेंस में आ भी जाता है ना, तो इस पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लोन पेयर तो अवेलेबल ही रहेगा। दूसरे केस में इसमें प्लस आई इफेक्ट है। तीसरे केस में सर 1 के बाद 4 नहीं आना चाहिए? 1 के बाद बेटा 3 आना चाहिए, क्योंकि 3 में आपको पता है सेकेंडरी अमीन इज मोर बेसिक, क्योंकि 2 रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, लास्ट वाले केस में, कि
अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये लोन पेयर जो है ना नाइट्रोजन का, वो तो ऑक्सीजन पे चला गया, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करना किस पे इजी है? नाइट्रोजन पे। तो ये तो कॉन्जुगेशन में चला गया नाइट्रोजन का लोन पेयर, इसमें भी कॉन्जुगेशन में जा रहा है, बट एट द सेम टाइम दूसरे नाइट्रोजन पे आ जा रहा है नेगेटिव लोन पेयर, है ना। तो इसलिए ये ज़्यादा बेसिक है। ये फर्स्ट के बाद थर्ड आएगा, फोर्थ तो लीस्ट होगा, समझे? क्योंकि देखो ये क्योंकि N पर पॉजिटिव इसका तो माइनस आर इफेक्ट हो गया ना, विड्रॉइंग इफेक्ट आ गया। तो आई थिंक वी विल गो विद बी। ठीक है बच्चे? व्योम ठीक है? यस यस हाँ, तो समझ आया ये कि इसका प्लस साई इफेक्ट था इथाइल ग्रुप का, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप का प्लस आई, बट ये माइनस आर हो गया, और इसमें प्लस आर हुआ बट एट द सेम टाइम दूसरे नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ गया। इसलिए ऑर्डर जो है वो इस तरह से आया, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, और फर्स्ट सबसे ज़्यादा। फर्स्ट के ये थर्ड क्वेश्चन जो है, चलो तो देखो, एक है एनिलीन, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, पैरा पे NO2, मेटा पे NO2, बताओ पहले तो इन चारों में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा? सर डी, क्योंकि CH2 का देखो इसमें लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, इसमें भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, इसमें भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, बट दिस लोन पेयर इज इंटैक्ट, इट इज़ नॉट इन कॉन्जुगेशन, सो दिस लोन पेयर इज अवेलेबल फॉर डोनेशन, इसलिए डी इज मोस्ट बेसिक। बट चलो मैं डी को तो ले लेता हूं मोस्ट बेसिक। अब इन तीनों में बताओ ऑर्डर क्या होगा? डी तो सबसे ज़्यादा वही है, आंसर आपका आ गया, बट अगर मुझे पूछता हो कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, ए आएगा। हाँ डी के बाद ए आएगा, क्योंकि ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? एसिडिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे तो मतलब क्या रहेगा उसका? कि बेसिक स्ट्रेंथ कम कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम हो जाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, इनमें कौन सा इफेक्ट है? -I -R, इसमें ओनली -I। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा बेसिक होगा? हाँ, C इज मोर बेसिक देन B, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, यस, कोई डाउट इसमें? समझे बच्चों? यस सर। Okay. Although the phenoxide ion has more number of resonating structures than benzoate ion, benzoic acid is stronger acid than phenol.
एक्चुअली जब बेंजोएट आयन और फिनोक्साइड आयन, तो ये है फिनोक्साइड आयन, और ये है बेंजोएट आयन। तो बेंजोएट आयन की बात करेंगे तो देखो इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे ना वो इक्विवेलेंट बनेंगे। और फिनोक्साइड आयन में जो बनेंगे ठीक है। तो इनमें अगर हम बात करें तो हो क्या रहा है कि इसमें जब ये दोनों स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना तो दे आर इक्विवेलेंट। तो जब भी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनते हैं, और दूसरी बात इक्विवेलेंट बनने के साथ साथ एरोमेटिक कैरेक्टर इज इंटैक्ट, और एरोमेटिक कैरेक्टर इंटैक्ट रहने के साथ साथ इसमें भी एरोमेटिक कैरेक्टर इंटैक्ट है। बट फिनोक्साइड आयन में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, कार्बन के ऊपर। ऑक्सीजन से निकल के किस पे जा रहा है वो, कार्बन पे। बट इन दोनों में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ही रह रहा है। तो इसका मतलब जो बेंजोएट आयन है दैट इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड देन फिनोक्साइड आयन। दो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फिनोक्साइड आयन में ज़्यादा है, बट उसमें क्या हो रहा है कि उनका कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएंगे वो, क्योंकि ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज किस पे जा रहा है, कार्बन पे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, जो कि ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। इसलिए हम बोलेंगे कि बेंजोइक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल। ठीक है। ओके, ये कंपाउंड्स दिए हैं आपको। अब देखो इसमें भी वैसा ही है, फिनोल्स है सारे, और एक नाइट्रो ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है। चलो तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये जो है, एक मिनट बैबी, ऑप्शन डी है। सर डी। डी आएगा। ओके, नहीं मैं एक एक करके ये पूछना चाह रहा हूँ कि मिथाइल का कौन सा इफेक्ट होगा। प्लस आई इफेक्ट।
मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट होगा। चलो मिथाइल का प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन भी, क्योंकि CH ग्रुप इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, और हाइपर कॉन्जुगेशन को हम इंपॉर्टेंस देंगे इसके। इस NO2 का कौन सा इफेक्ट होगा? ओनली माइनस आई, रेजोनेंस नहीं होगा यहाँ। और पैरा वाले का, सर रेजोनेंस क्यों नहीं होगा? हाँ जी, सर रेजोनेंस क्यों नहीं होगा वहाँ पे? मेटा पे बेटा जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो ना, तो आपने, चलो इसी के देखते, मैंने पीछे बनाया ना अभी, ये देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है? ऑर्थो पे, फिर ऑर्थो पे आया, फिर किस पे आया? पैरा पे, और फिर ऑर्थो पे। मेटा पे आया क्या? नो सर। तो मेटा पे कभी भी रेजोनेंस नहीं होती, ये याद रखना। रेजोनेंस ऑर्थो और पैरा पे ही होती है, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस नहीं होती है, ठीक है? तो इसलिए ये ओवरऑल क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, बट इन दोनों में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? पैरा वाला। हाँ, तो फोर्थ इज मोस्ट एसिडिक, फिर थर्ड, और ये तो रिलीजिंग है, तो फर्स्ट से भी कम हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन है ये, ठीक है? ओके, यस सर। ये एडवांस के सारे क्वेश्चन नहीं भेजे आपने? सर जो डाउट थे ना वो वाले ही। ओके, तो जेई मेन के भी जो डाउट नहीं थे कोई भी? हाँ, ओके चलो। तो अभी ऐसा करते हैं, कल के लिए आपको टास्क दे देता हूँ मैं। जेई मेन के जितने भी अभी तक के क्वेश्चंस हैं 2023, 24, 25 के, इस टॉपिक के, जीओसी के, वो ट्राई करो और कम विद डाउट्स, मुझे भेजो डाउट्स। कल भी 7:30 पे, सबको कंफर्टेबल है? 7:30, 8 o'clock सर सुबह नहीं, सुबह? आदरित आपकी आप जाओगे आप कल स्कूल? यस सर, कल हमें जाना पड़ना। सुबह नहीं हो पाएगा, शाम को चलेगा? हाँ यस सर, लेकिन 8 बजे रहता है। चलो 8 बजे साकेत चले, ठीक है? हाँ सर। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? नो सर। सर जी बेटा। सर कल आपने क्वेश्चन कंपाउंड रिएक्ट विद NaHCO2, तो सर उसमें क्या देखना होता है? डज नॉट रिएक्ट विद NaHCO2। अच्छा देखो ना, जनरली जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ना, क्योंकि NaHCO3 जो है ना बहुत वीक जो है वो बेस है ना, तो जो अच्छा एसिड होगा वही H+ दे पाएगा, तो इसलिए अल्कोहल फिनोल तो देते ही नहीं है। अल्कोहल फिनोल विल नॉट रिएक्ट विद NaHCO3, है ना? मतलब जो अच्छा एसिड होगा वही कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में होगा ना, जो वही वो रिएक्शन देगा। तो कल के लिए अभी आदरित, आज सानवी आप भी जेई मेन के 2024 के क्वेश्चन, ये 2025 का तो हो गया ना, अब तो 2026 आएगा। जेई मेन के 2025 के क्वेश्चंस
ट्राई करो इस टॉपिक के जीओसी के, ठीक है? यस सर। हैं आपके पास क्वेश्चन? होंगे नहीं आई गेस। नहीं मैं भेजूँ आपको या आपके पास होंगे? सर मिल तो जाएंगे बट मेरे से ज़्यादा होंगे नहीं बिकॉज अभी थोड़ा नया नया कर रहा हूँ। वो ट्राई करना है, होंगे नहीं होंगे दैट डजंट मैटर, आपको पहुंचना है ना? तो वो जो भी डाउट होंगे कम विद डाउट्स, आपने कितना सोचा, कहाँ तक सोचा, वो आपको बताना है मुझे। सर हाँ जी बेटा। सर दिशा में वो प्योरिफिकेशन वाला पार्ट है ना हाँ पीछे का, हाँ, उसमें उसके सर ज्यादा बहुत ज्यादा दिए। प्योरिफिकेशन वाला तो करना है, अभी करेंगे उसको, पर इसको क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये मतलब आपको हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस अगर आ गया ना तो बहुत हद तक ऑर्गेनिक आसान हो जाएगी आपके लिए। इसलिए मैंने इतना ज़्यादा मतलब टाइम ले लिया इसके लिए, है ना? ठीक है, उस पर करते हैं हम क्वेश्चन, कल का दिन लगा देते हैं। सर जी बेटा। सर आप क्वेश्चंस भेज दोगे? ठीक है मैं भेजता हूँ, है ना? ठीक है। सर हाँ सर वो जो मेथोक्सी का मैंने जो बताया ना सर, तो वो अब माइनस आई या प्लस आई? हाँ सर वो सर जरा मतलब चेक करके बताओ। हाँ माइनस आई ही होगा, ठीक है? फिर भी मैं आपको मतलब ऑथेंटिसिटी के लिए कुछ रेफरेंस दे दूंगा, ठीक है? हाँ सर क्योंकि इधर मतलब मैं जो पिछले साल जो कोचिंग में था ना वो सर ने भी मतलब वही मतलब पढ़ा के लिया। प्लस आई, हाँ वही पढ़ाया। कोई नहीं, मैं उसका प्रॉपर रेफरेंस देता हूँ आपको, ठीक है? हाँ सर। ठीक ठीक।